गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसबीडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। तो बेटा इससे पहले हम 12th क्लास से जो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का एक चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रखा था, जिसके हमने काफ़ी लेक्चर पढ़ चुके हैं और वो चैप्टर एंडिंग पे था। तो उसका सिर्फ एक जो दो तीन कारक बचे हुए हैं, तो उन कारकों को मैं आपको बाद में रिपीट कराऊंगा या बाद में पढ़ाऊंगा। जब जब हम चैप्टर रिपीट करेंगे तब पढ़ेंगे, क्योंकि वो चैप्टर एक लेंदी हो चुका है। तो अब जब हम क्या करेंगे, उसको रिपीट करेंगे, तो उस समय वहाँ आपको वो कारक करा दूंगा। तो आप क्या करें, एक पेज छोड़कर आगे के नोट्स तैयार करना बना, ठीक है। सिर्फ एक पेज छोड़ना आपको कंप्लीट वाला। तो अब हम क्या करेंगे, एक चैप्टर नया स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मृदा जीवांश पदार्थ। मृदा जीवांश पदार्थ, मृदा का मतलब है जो मिट्टी, इसमें जीवांश, जिसको जीवांश का जीव प्लस अंश मतलब जीवों के अवशेष, ठीक है। और पदार्थ का मतलब पदार्थ होता है। मतलब हमें इस पूरे चैप्टर के अंतर्गत पढ़ना है कि जो मिट्टी होती है उसके अंदर जीवों के अवशेष पदार्थ के बारे में पढ़ना है कि कौन कौन से अवशेष पदार्थ पाए जाते हैं। अब फर्स्ट पॉइंट हमारे पास कि मृदा में पाए जाने वाले वानस्पतिक एवं जंतुओं के अवशेषों को मृदा जीवांश कहते हैं। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं और जो जीव जंतु होते हैं, उनके मरने के बाद जो अवशेष बचते हैं, अवशेष का मतलब होता है जो शेष पार्ट बचे होते हैं उनको कहते हैं अवशेष। उन अवशेषों को ही क्या कहते हैं, मृदा जीवांश के नाम से जाना जाता है। अब वो क्या क्या हो सकते हैं भाई, अगर पेड़ पौधे हैं तो पेड़ पौधों की क्या होगी, पत्तियां, पेड़ पौधों की पत्तियां। इसी के साथ जड़ उसकी, तना, टहनियाँ, तथा अगर जीव जंतु हैं तो जीव जंतुओं के ताजे व अपघटित अवशेष। मतलब अपघटित का मतलब जैसे जो कोई भी जीव वगैरह है वो मर जाते हैं तो बैक्टीरिया वगैरह के द्वारा क्या होता है, उनका अपघटन कर दिया जाता है। तो उसके बाद जो भी अवशेष पदार्थ बचते हैं वे सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वे सारे के सारे मृदा जीवांश पदार्थ कहलाते हैं। अब इसी के साथ साथ क्या हो सकते हैं इसमें कि कोशिकाएं, उत्तक हो सकते हैं और उनके द्वारा संश्लेषित विभिन्न पदार्थ। कोशिकाएं का मतलब, कोशिकाएं तो मतलब आपको मालूम है, ठीक है, शरीर की क्या होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। उत्तक की बात करें तो कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती है, उत्तक बनाती हैं। और इनके द्वारा संश्लेषित यानी कि निर्माण किए हुए पदार्थ सारे के सारे किस में आते हैं, मृदा जीवांश पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा है कि जो मृदा में पाए जाने वाले वनस्पतिक व जीव जंतुओं के अवशेष क्या कहलाते हैं, मृदा जीवांश कहलाते हैं। नेक्स्ट इसमें कि जो खनिज पदार्थ में जीवांश कार्बनिक पदार्थ पाया जाता है। यानी कि जो जीव जंतु होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, इनके जो अवशेष होते हैं वो मृदा के रूप में मतलब कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। यानी कि जीव जंतुओं के जो जीवांश होते हैं वो कैसे होते हैं, कार्बनिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि जीवांश पदार्थों के पूर्ण विच्छेदन तथा अपघटन। मतलब जो जीवांश पदार्थ होते हैं, जब उनका अपघटन होता है तो बाद में एक गहरे भूरे या काले रंग का क्या बनता है, एक कोलाइडी पदार्थ बनता है, और जिसको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, जिसको ह्यूमस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो क्या कहना चाहता है ये। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, जैसे हम घरों में जो रूढ़ियाँ वगैरह होती हैं, जहाँ पे जो जीव जंतु है उसके अवशिष्ट पदार्थ यानी कि गोबर को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो पोषक तत्वों को क्या करते हैं, विघटन करते हैं। जब हम उसको हटाते हैं, मतलब जिसको जो रूढ़ी वगैरह है उसको जब हटाते हैं तो नीचे से आपको मिला होगा काला काला पदार्थ, ठीक है, काले काले रंग का पदार्थ मिला होगा। और वो जो काले रंग का पदार्थ है वही क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है इसमें। अब यहाँ पे जो ह्यूमस होता है वो पेड़ पौधों के लिए वृद्धि के लिए एक अच्छा पोषक का काम करता है, ध्यान रखना। यानी कि ये उपजाऊ के लिए क्या होता है, सबसे एक महत्वपूर्ण घटक होता है।
तो यही दे रखा है कि जैसे जीवांश पदार्थ होते हैं, यानी कि पेड़ पौधों की टहनियाँ वगैरह जो भी पदार्थ है, जब वो मिट्टी में गिर जाते हैं तो वो अपघटित होना स्टार्ट कर देते हैं। बैक्टीरिया वगैरह द्वारा क्या होते हैं, अपघटित होते हैं, और अपघटित होकर काले भूरे रंग की क्या बनाते हैं, कोलाइड। अब कोलाइड क्या है बेटा, यहाँ पे कोलाइड एक पदार्थ की अवस्था होती है। क्या होती है, पदार्थ की अवस्था होती है कोलाइड। ठीक है, मतलब मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, देखो सुना ध्यान से। जैसे हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में जल प्लस हमने मिट्टी ले रखी है, तो मतलब कोई भी ऐसा मिश्रण जिसमें जो पदार्थ विलय होता है उसकी मात्रा कैसी होती है, अधिक पाई जाती है, जिनको हम नगन आँखों से देख सकते हैं, वो सॉल्यूशन क्या कहलाता है, कोलाइड कहलाता है। तो यहाँ भी तो क्या है, कोलाइडियल का मतलब जो पदार्थ है वो उसमें मतलब जो भी अवशेष पदार्थ है या जो भी कार्बनिक पदार्थ है वो सारे मिट्टी के अंदर क्या होते हैं, मिक्स होते हैं, और उससे जो पदार्थ बनते हैं उसको क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। ठीक है, और जो कोलाइड बनेगा उसको क्या कहते हैं, ह्यूमस कहेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। किसके लिए इम्पोर्टेंट है, पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि इसमें पोषक पदार्थ अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को। नेक्स्ट है हमारे पास मृदा जीवांश के स्रोत। मतलब जो मृदा जीवांश है यानी कि जो कार्बनिक पदार्थ है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो दो प्रकार के स्रोत होते हैं। फर्स्ट हमारे पास एक होता है पादप स्रोत और दूसरा क्या होता है, जंतु स्रोत। क्लियर है। तो मृदा जीवांश के कितने स्रोत होते हैं, दो स्रोत होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है पादप स्रोत, एक होता है जंतु स्रोत। देखो नाम से ही मालूम है इसमें पादप स्रोत। पादप स्रोत का मतलब क्या होता है, यानी कि जो पादपों से कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होंगे, यानी कि इसमें जो जीवाश्म होंगे वो किससे प्राप्त होंगे, हमारे इसमें पादपों से प्राप्त होंगे, इसलिए क्या कहेंगे पादप स्रोत। जंतु स्रोत का मतलब जो भी कार्बनिक पदार्थ है वो किससे मिलेंगे, जंतुओं से मिलेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, जंतु स्रोत कहलाएगा इसमें। अब फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पादप स्रोत के बारे में। तो इस समूह में निम्न स्रोत मुख्य होते हैं, जैसे पेड़ पौधों व फसलों के अवशेष। यानी कि जैसे जो पेड़ पौधे वगैरह होते हैं उनके अवशेष का मतलब क्या होता है कि जैसे उनकी टहनियाँ हो गई, ठीक है, उनकी जड़ें हो गई, उनकी छाल हो गई, उनकी पत्तियाँ हो गई, उनके फल वगैरह हो गए। और इसी के साथ फसलों के अवशेष। फसलों के अवशेष का मतलब है जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे जैसे बाजरा वगैरह है, तो बाजरा वगैरह निकालने के बाद जो उसके जो चारा बचता है, उसकी जड़ें बचती हैं, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, फसलों के अवशेष कहलाएंगे। इसी तरह फसलों के जो पत्तियां हैं वो भी। तो ये सारे के सारे जो कारक हैं वो किस में आते हैं, पादप स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें दे रखा है कि पेड़ पौधों की पत्तियां, टहनियों, जड़ों एवं विभिन्न भागों के मृदा में मिलने पर जीवांश पदार्थ प्राप्त होते हैं। यानी कि जो हमारे पास में पेड़ पौधे हैं उनके ये भाग मिट्टी में गिर जाते हैं और मिट्टी में गिर कर क्या होते हैं, अपघटित हो जाते हैं, जिनसे क्या बनेगा, कार्बनिक पदार्थ बनेगा या जीवाश्म बनेगा। और वो किसके द्वारा मिले, इसमें पेड़ पौधों के द्वारा। इसी के साथ है फसलों के कटने के उपरांत उनके जड़ें मृदा में मिलकर जीवांश पदार्थ का क्या करती है, निर्माण करती है। तो ये हमारे पास इसमें फर्स्ट था, इसमें वो क्या टॉपिक इसमें कि पेड़ पौधों एवं फसलों के अवशेष। क्लियर है यहाँ तक सभी को। तो आपको क्या करना है, इनका स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है। नोट्स आपको सेंड नहीं किए जाएंगे, नोट्स आपको प्रॉपर वीडियो से ही बनाने हैं, ठीक है। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अधिकतर बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ क्या करेंगे, नोट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं, वीडियो लेक्चर को नहीं देखते हैं। तो जब तक वीडियो लेक्चर नहीं देखोगे तब तक नोट्स नहीं बनेंगे आपके। तो इसीलिए आप क्या करो, इनका स्क्रीनशॉट लो पहले, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट, ठीक है। आगे चलें, एक ये नीचे का है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसमें, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, इसमें मृदा के जीवांश पदार्थ। इसमें
नेक्स्ट हमारे पास है हरी खाद। ठीक है, हरी खाद इसमें, ठीक है। एक ये रखा है सनई बड़े, पता नहीं क्या है इसमें, बता देंगे आपको देख के फिर से। देखो इसमें क्या दे रखा है कि मूंग व अन्य फसलें हरी खाद के रूप में जुताई कर मृदा में मिलाई जाती है, जिससे मृदा में जीवांश पदार्थ की क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। यानी कि जो हरी फसलें का मतलब, जैसे हमारे पास अगर हम बात करें कि जैसे भी जो अनाज दालें हैं उनकी जो फसलें वगैरह होती हैं, उनको क्या करते हैं, उनके जो पेड़ पौधे होते हैं उनको जुताई, यानी कि या हम कह सकते हैं इसमें कल्टीवेटर वगैरह चला के, ठीक है, हल चला के उनको क्या करते हैं, उनको मिला दिया जाता है मिट्टी में। जब मिट्टी में मिला देंगे तो फिर से उनके पदार्थ क्या हो जाएंगे, अपघटित हो जाएंगे, और अपघटित पदार्थ होने से फिर से किसका निर्माण हो जाएगा, मृदा जीवांश का निर्माण हो जाएगा। तो यही दे रखा है इसमें कि सनई, मूंग व अन्य फसलें हरी खाद के रूप में जुताई कर मृदा में मिलाई जाती है, यानी कि उनके ऊपर कल्टीवेटर चला के, उनके ऊपर हल चला के उनको मिला दिया जाता है। जैसे आपने ये भी देखा होगा, लेकिन हरी नहीं, जैसे सरसों का जो अवशिष्ट होता है, जिनको क्या कहते हैं, धांसा वगैरह कहते हैं, जो कई क्या करते हैं, कई इनको क्या करते हैं, सीधा खेत में ही मिला देते हैं, ठीक है, कटिंग करके वहीं मिला देते हैं, और जिसकी वजह से वो सड़ने गलने से क्या बनता है, कार्बनिक पदार्थ बनता है। इसी तरह जो बाड़ी वगैरह होती हैं, ठीक है, फ्रूट्स वगैरह की या जो भी सब्जियां वगैरह हैं उनकी बाड़ी वगैरह होती हैं, वो भी क्या करते हैं, जो लास्ट में जो, तो उनको क्या करते हैं, जुताई वगैरह करके वापस में मिला दिया जाता है, और जिसकी वजह से सड़ने गलने की वजह से वहाँ पे क्या बनते हैं, कार्बनिक पदार्थ बनते हैं, जिनको क्या कहते हैं, मृदा जीवांश कहते हैं। तो फर्स्ट हमने डिस्कस कर लिया है, जिसमें था हमारे पास पादप जीवांश या पादप स्रोत है इसमें, यानी कि पादपों से हमें क्या मिल रहे थे, वहाँ पे जीवाश्म पदार्थ मिल रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास है जंतु स्रोत। जैसे नाम से ही मालूम है कि जो जीव वगैरह होते हैं या तो उनके अवशिष्ट पदार्थ हो सकते हैं, या कोई भी जीव वगैरह की मृत्यु हो जाती है तो उनके सड़ने गलने से या अपघटित होने से क्या बनते हैं, जीवाश्म पदार्थ बनते हैं, वो क्या कहलाएंगे, जंतु स्रोत के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें दे रखा है कि जीव जंतु, कीड़े मकोड़े तथा जंतु जो मृदा में रहते हैं, मरने के बाद उनके अवशेष मृदा में अपघटित होकर जीवाश्म पदार्थ बनाते हैं। तो जीव जंतु और कीड़े मकोड़े या ऐसे जीव जो क्या करते हैं, मृदा के अंतर्गत पाए जाते हैं, अंदर पाए जाते हैं, जब वो मरते हैं तो उनकी जो बॉडी है वो अपघटित होती है, और अपघटित होने के बाद वो क्या बनाते हैं, जीवांश पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, जैसे गोबर की खाद, जो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था इसमें, जैसे गोबर की खाद होती है जो नीचे से सड़ने गलने लगती है ना, और वैसे सारा ही गोबर किसका काम करता है, जीवाश्म पदार्थ का काम करता है। जैसे कि अगर बात करें कि आपने देखा होगा कि जैसे जो गोबर की खाद होती है उनको किस में डालते हैं, खेतों में डालते हैं। क्यों डालते हैं भाई खेतों में, क्योंकि वहाँ से क्या मिलता है, उनको पोषक पदार्थ मिलते हैं, किनको, पेड़ पौधों को मिलता है। इसीलिए जो हमारे पास गोबर वगैरह जो होते हैं उनको किस में डालते हैं, खेतों में डाला जाता है। इसी के साथ नेक्स्ट है पशुओं का मलमूत्र। नेक्स्ट है मृदा में पाए जाने वाले केंचुए। केंचुए जो क्या करते हैं, जो मिट्टी को खाते रहते हैं और मिट्टी को किसमें, उसमें नाइट्रोजन वगैरह युक्त मिट्टी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते रहते हैं। इसी के साथ सूक्ष्म जीवाणु, यानी कि कोई और भी बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं, अपघटित हो जाते हैं जब मरते हैं, और अपघटित होने के बाद क्या बनता है, जीवाश्म पदार्थ बनता है। यानी कि ये सारे के सारे क्या होते हैं, जीवाश्म पदार्थ के स्रोत होते हैं। क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है जीवाश्म पदार्थ का संगठन। संगठन का मतलब होता है बेटा कि जैसे हमारे पास जीवाश्म पदार्थ है, उनके अंदर कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं, कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, उनका रेशियो ही या उनका अनुपात ही क्या कहलाता है, संगठन कहलाता है। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि जो हमारे पास जीवाश्म पदार्थ होता है उसके अंदर कौन कौन से पदार्थ कितनी कितनी मात्रा में पाए जाते हैं, और वही क्या कहलाता है, जीवाश्म पदार्थ का संगठन कहलाता है।
अगर हम बात करें यहाँ पे देखो, जैसे मृदा जीवाश्म पदार्थ, ठीक है, पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के अवशेषों से बना एक जटिल पदार्थ होता है। ठीक है, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के अवशेषों से बना क्या होता है, जटिल पदार्थ होता है। जीवाश्म पदार्थ में 90% से अधिक क्या पाया जाता है, फास्फोरस, ठीक है, पोटेशियम, तांबा आदि तत्व होते हैं। तो जो हमारे पास जीवाश्म होता है वो उसमें जो ये फास्फोरस, पोटेशियम, तांबा यानी कि कार्बनिक पदार्थ कितने परसेंट पाए जाते हैं, 90% पाए जाते हैं, जो कि पौधों की वृद्धि के लिए क्या होते हैं, आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। ये जो फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये रंध्र वगैरह खुलने हैं इनमें काम आती हैं। ठीक है, रंध्र पड़ा हुआ ना, कि रंध्र क्या होते हैं, पत्तियों की जो पत्तियां होती हैं उन पर छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे गैसें बाहर निकलती हैं और वहाँ से जो जल होता है वो भी किसके रूप में निकलता है बाहर, वाष्प के रूप में बाहर निकलता है इसमें। तो ये था हमारे पास जीवाश्म पदार्थ का संगठन इसमें। अब मृदा जीवाश्म पदार्थ में 2 प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं। एक फर्स्ट होता है कार्बनिक यौगिक, दूसरा कैसा होता है, अकार्बनिक यौगिक होता है इसमें। नेक्स्ट इसमें इसका संगठन देखो क्या क्या होता है। सबसे पहले पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में क्या होता है, स्टार्च होता है। ठीक है, एक ऊर्जा का स्रोत, ध्यान रखना, स्टार्च। स्टार्च कितना पाया जाता है, 1 से 5% तक स्टार्च पाया जाता है। नेक्स्ट होता है सेल्यूलोज। अब ये सेल्यूलोज क्या होता है बेटा, देखो ये एक बहुलक है। बहुलक क्या है, जैसे आपने 10th क्लास में पढ़ा था कि जब छोटी छोटी इकाइयों को आपस में मिलाते हैं तो एक बड़ी संरचना का निर्माण होता है, और जो बड़ी संरचना है उसको क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं, और यह क्रिया क्या कहलाती है, बहुलीकरण कहलाती है। तो सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज ये क्या होते हैं, एक बहुलक होते हैं, ध्यान रखना, यानी कि बड़े बड़े आकार के अणु होते हैं जो क्या करते हैं, छोटे अणुओं के आपस में जुड़ने से मिलकर बनते हैं। तो स्टार्च कितना पाया जाता है, 1 से 15% पाया जाता है, 1 से 5% तक पाया जाता है। सेल्यूलोज कितना पाया जाता है, 10 से 28% पाया जाता है, जबकि हेमीसेल्यूलोज का होता है 20 से 15% पाया जाता है, 50% इसमें। ठीक है, देखो सेल्यूलोज वगैरह क्या होते हैं, जो कोशिका वगैरह होती है उनके जो झिल्लियाँ वगैरह होती हैं, ठीक है, यानी कि कोशिका झिल्ली वगैरह है, इनके निर्माण में काम आती है, वो क्या होते हैं, सेल्यूलोज बनते हैं इसमें, है ना। कोशिका भित्ति आपने सुना होगा, है ना। पेड़ पौधों में कोशिकाओं के ऊपर एक मृत कोशिका का आवरण पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं। वो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, और हेमीसेल्यूलोज की। किसके, ये क्या होते हैं, ये बहुलक होते हैं, क्लियर है। सेकंड क्या कह रहा है, वसा एवं वसीय यौगिक। ठीक है, वसा एवं वसीय यौगिक कितना मिलता है, 1 से 8% मिलता है। इसी तरह लिग्निन। अभी लिग्निन क्या होता है, ये एक पदार्थ होता है, ये भी एक बहुलक प्रकार का। इसमें जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी जो शाख होती है, बाह्य जो छाल होती है, उनमें स्राव होता है। तो ये सिर्फ क्या करता है, जो बाह्य रूप में पाए जाने वाली या पेड़ पौधों के ऊपर बाह्य पाए जाने वाली जो कोशिकाएं होती हैं उनको दृढ़ करने का क्या करता है, काम करता है लिग्निन। कितना है ये होता है 10 से 30% पाया जाता है। इसी तरह प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन भी कितने, 1 से 15% पाया जाता है। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि आज हमने क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले आज हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है मृदा के जीवाश्म पदार्थ। नाम से मालूम हो रहा है जीवाश्म, जीव के अवशेष में। अब जीव के अवशेष का मतलब क्या क्या मिलेंगे आपको, पेड़ पौधे के अवशेष मिलेंगे, जीवों के अवशेष मिलेंगे। ठीक है, तो मृदा में पाए जाने वाले जीव जंतुओं के अवशेष को ही क्या कहते हैं, मृदा जीवाश्म पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, मृदा जीवाश्म पदार्थ कहते हैं। अब पेड़ पौधे में क्या क्या भाई हो सकते हैं, टहनी, जड़, तना, पत्ती। इसी तरह जीव जंतु, इनके अंग, ये सारे क्या करते हैं, जीवाश्म के स्रोत होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा है कि जो खनिज मृदा के जो जीवाश्म हैं वो कैसे हैं, जीवाश्म में कार्बनिक पदार्थ हैं। कैसे बनते हैं, जो हमारे पास पेड़ पौधे होते हैं उनके अपघटन से एक काले भूरे रंग का एक पदार्थ बनता है जिसको क्या कहते हैं, ह्यूमस के नाम से जाना जाता है।
फिर हमने पढ़ा इसमें कि मृदा जीवाश्म के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक फर्स्ट है पादप स्रोत, दूसरा कैसे जंतु स्रोत। पादप स्रोत का मतलब क्या? जो पेड़ पौधों से प्राप्त होंगे। अब पेड़ पौधों से क्या क्या प्राप्त होते हैं भाई? जड़, तना, पत्ती वगैरह, ठीक है। इसी तरह हमने पढ़ा इसमें कि जो हरी खाद का मतलब है जो हरे पेड़ पौधे हैं, जैसे कोई भी सब्जियां वगैरह हैं उनके या दालों के जो पौधे हैं उनको जुताई के द्वारा क्या करते हैं, उसमें मिला दिया जाता है, जो कि क्या करते हैं, खाद का निर्माण करते हैं। और उनके द्वारा जो खाद बने वो क्या कहलाती है? हरी खाद कहलाती है। क्लियर है? फिर जंतु स्रोत पढ़ा हमने, जीवाश्म पदार्थ का संगठन पढ़ा इसमें। अब जल्दी से करके आप ऐसा करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स आपको यही बनानी है, इसी से देखकर बनानी है। क्लियर है? नोट करो आप सभी। नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने? ठीक है बेटा। तो ये आज का हमारे पास एक नया चैप्टर था, चैप्टर नंबर 2 इसमें।